जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं ये है चंपारण की कहानी। चंपारण में नील का आतंक। चंपारण में जो नील की खेती होती थी उसके विषय में पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। चंपारण में नील को किसने लाया, नील की खेती क्या होती थी, अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ, अंग्रेज़ इसे क्यों हर हालत में उगाना चाहता था, किसान क्यों नहीं करना चाहता था। इन सारी बातों को आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चंपारण में नील का आतंक की कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो चंपारण से नहीं शुरुआत हुई थी, बल्कि ये पश्चिम बंगाल से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। जब भारत में ब्रिटिश का राज हुआ करता था, और सबसे पहली बात ये है कि ये नील की जो बनाने की कला, इसकी खेती भारत में हुई, ना कि बल्कि कहीं से इसको लाया गया। इसकी खेती भारत में हुई और हड़प्पा सभ्यता के काल से ही नील की खेती भारत में की जाती थी। और धीरे धीरे किसान अपनी सुविधा के अनुसार इसे उगाते थे और अपने बाजार में इसे व्यापार करते थे। पर 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी मार्को पोलो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार व्यापार करने आए थे 1498 में, ये उन्हीं के व्यापारी थे। जब भारत में ये आते हैं तो नील को पहली बार इन्होंने तो अपने देश में देखा ही था, पर भारत में पहली बार जब इन्हें देखते हैं तो इन्हें व्यापार करने का बहुत ही आनंद आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक वो दूसरे देश से नील की खेती करते थे, लेन देन, तो वहाँ पे बहुत महंगा ये सामान मिलता था। पर जब भारत में आते हैं तो इतनी सस्ते इनको मिलने लगी नील कि यहाँ से ये सोचें कि अब क्यों नहीं यहाँ से हम व्यापार करें लेन देन का, और यहाँ से सारे नील को खरीद करके वो अपने देश वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के बाज़ार में जा कर के बेचा करते थे। तो इस तरह से व्यापार बहुत दिन तक किए, पर किसान भी खुश थे और व्यापारी भी खुश, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ एक व्यापार का उद्देश्य था और मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था किसी के भी प्रति, न पुर्तगाली के प्रति और न ही किसान के प्रति। दोनों का संबंध बहुत अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनी का आगमन हुआ जो व्यापार के उद्देश्य से आए, पर बाद में इनका उद्देश्य कुछ बदल गया। जैसे फ्रांसीसी आए थे, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आए, तो इस तरह से 5-6 कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। पर इनमें सबसे लालची अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे लालच भरी निगाहों से भारत को देखा। जब ये 1600 में पहली बार भारत में सूरत बंदरगाह पर अपना कदम रखते हैं तो नील को देखते हैं, और जब नील को वो देखे तो लालच भरी आंखों से देखे, और उसी वक्त वो इस चीज़ पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। पर समय तो उनके साथ था नहीं, पर धीरे धीरे इस व्यापार में अपना कदम रखे, और व्यापार में कदम रखने के बाद इनसे जो पहले और बाद में, इनसे पहले तो पुर्तगाली आ चुके थे और इनसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। ये 1600 में, फ्रांसीसी 1664 में आगमन होता है जब भारत का। तो ये तीनों मिल करके इस व्यापार में अपना अपना हिस्सा लेते थे। व्यापार बहुत बढ़ता गया और समय बीतता गया। अंग्रेज को रास नहीं आ रही थी कि ये दोनों जो है, फ्रांसीसी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अगर ये दोनों को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तब तो सारा चीज़ पे मेरा अधिकार होगा। सो ऐसा किया जाए कि इस दोनों को यहाँ से हटा दिया जाए और इस व्यापार पर मेरा पूर्ण रूप से अपना अधिकार हो। और इसी अधिकार को पाने के लिए उन्होंने इन दोनों को हटाने की योजना बना ली। पर उस वक्त इनके पास इतनी सैनिक शक्ति और इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोनों से लड़ सके। इसलिए अपने पास इन्होंने सैनिक शक्ति बढ़ाई, अपनी ताकत
बहुत बढ़ाई। अब बढ़ाने के बाद इन दोनों पर आक्रमण करके दोनों को भारतीय बाजार क्षेत्र के जो व्यापारी से इनको अलग कर दिया गया और भारत के किसी कोने में इनको रख दिया गया और खास करके नील के व्यापार का अधिकार इनसे छीन लिया गया और इस अधिकार पर अपना सिर्फ अधिकार जमाया। जो भी नील होती थी इस नील को ये खरीदते थे और विदेश में जा कर के ये बेचते थे, चाहे वो अपना देश हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, पर इस पर अपना अधिकार। और वो दोनों भी जो ऐसे थे वो दोनों लड़ने के उद्देश्य में नहीं थे, वो दोनों इस बात को जानते थे कि चला जाए, अगर हमें इस व्यापार से अलग कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा व्यापार करेंगे। पर अंग्रेज सबसे ज़्यादा इस चीज़ में शातिर थे, इतना शातिर थे कि व्यापार के तो उद्देश्य से आए पर पूरे भारत पर अपना साम्राज्य को बसा लेते हैं। उसके बाद जब व्यापार पे ये अपना अधिकार बसाते हैं तो ये किसान को, अब किसान पे इनका लालच पड़ता है कि सोचते हैं कि किसान जो नील बनाने की जो एक कला है, क्यों नहीं इस कला को हम लोग सीख लें। तो पहले तो ये सीखने की बहुत कोशिश किए हैं कि भाई किसी तरह से किसान से ये जो जानकारी है ये हमारे हाथ लग जाए और खुद हम अपना इस चीज़ का मालिक बने और ये किसान को हम अपने यहाँ नौकर बना करके रखें और फिर इस पे भी अपना अधिकार हो। पर किसान बताना नहीं चाहते थे, पर वो ज़्यादा दिन इस बात को छुपा भी नहीं सके और किसान को आने वाले समय में इस नील बनाने की कला उनके हाथ लग जाती है। अब क्या हो, अब तो वो जो चाहते थे उनके हाथ तो लग चुकी थी। अब जो है किसान को ये प्रताड़ित करना चालू कर दिया। किसान को नील तो खरीदते नहीं थे उनसे और इनको कमज़ोर कर दिए। कमज़ोर करने के बाद इनको पैसा देते थे, आर्थिक कमज़ोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इनको पैसा देना चालू किए। पैसा देने के बाद जब पैसा रिटर्न नहीं कर पाते थे तो इनके ज़मीन को ये लोग गिरवी पे रख लेते थे, फिर पैसा देते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे के पूरे वो अपना साम्राज्य कायम किए और सारे ज़मीन को हड़प लिए और किसान काम करने पे अब मजबूर हो गए, उनके खेतों में नील उगाने को मजबूर हो गए। पर इस तरह से चलता गया, करते गए। पर बंगाल की जो क्रांतिकारी धरती है उस क्रांतिकारी धरती पर ये ज़्यादा दिनों तक ये चल नहीं पाया, अंग्रेज़ों का शासन। और समय 1857 का आ गया था। 1857 में मंगल पांडे के द्वारा भारत में पहली बार अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत होती है। काफ़ी परेशानी हुई, अंग्रेज भी इस चीज़ से अस्त व्यस्त उनका जीवन रहा। 1 साल तक इस लड़ाई को दबाने में उनका 1 साल बीता और फिर ये धीरे धीरे नील आंदोलन की लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। क्रांतिकारी का भरपूर सहयोग वहाँ मिल रहा था और किसानों के एकता बढ़ते गई और किसानों के पक्ष में वहाँ के जो भी नेता होते थे इनका भरपूर सहयोग करने के लिए उतर जाते थे। एक तरफ तो 1857 की लड़ाई से निकले नहीं कि फिर एक ये लड़ाई, अब क्या करें। पर कोशिश था कि इस लड़ाई को और इस आंदोलन को दबा दिया जाए, पर यह संभव हो नहीं पाया। और अब 1859 का वो समय आ चुका था कि ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले रहा था और इतना बड़ा रूप ले लिया था कि इसे अब दबाना संभव ही नहीं लग रहा था। और बंगाल में जो आंदोलन जो बढ़ा, हर जगह पे एकजुट हो करके अंग्रेज के खिलाफ अब षड्यंत्र रचने लगे कि भाई अब तुम जो भी कुछ कर लो, अब तुम्हारे यहाँ हम काम नहीं करेंगे। और पहली बार बंगाल में इसकी जो शुरुआत होती है नदिया ज़िले में, वहाँ एक नदिया ज़िला है। नदिया ज़िला में 2 किसान भाई जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं और अंग्रेज़ के खिलाफ वो खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब आप जो करना है करो, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे और अब तुमको
हमारी ज़मीन वापस करनी पड़ेगी। अब समझ में नहीं आ रही थी अंग्रेज को कि अब हम क्या करें, क्योंकि एक तो 1857 की लड़ाई से छवि खराब थी, अंग्रेज को पसंद नहीं करना चाह रहे थे, और ये नील का जो एक आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरुआत हो चुकी थी, इससे और वो अंग्रेज घबरा गए थे कि कब तक अब इसको दबाया जाए। आवाज़ उठने लगी थी, क्रांतिकारियों का दिन प्रतिदिन इस पे मोर्चा निकलने लगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे, और छवि दिन प्रतिदिन अंग्रेज़ों की खराब होते जा रही थी। और नदिया ज़िले में उस वक्त एक पोस्ट मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम था दीनबंधु मित्र। वो इन सारी घटनाओं को देख करके बहुत ही दुखी हुए, पर वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको खुले तौर पर वो मदद नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने ठान ली कि नहीं, मदद तो आप करनी है, चाहे रास्ता जो भी हो। उन्होंने एक नील दर्पण नामक एक नाटक में इस बात का संपूर्ण विस्तार रूप से उल्लेख किए कि किस तरह से अंग्रेज सरकार पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, और ये सारी घटनाक्रम को विस्तार रूप से फैलाने का काम वहाँ के दो लोग किए। एक तो एक पत्रकार थे, जिस पत्रकार का आपको मैं नाम बताना चाहता हूँ, हरीश मुखोपाध्याय वहाँ के ये पत्रकार थे, और एक दीनबंधु मित्र जो पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। इन्होंने दोनों मिलकर के, पत्रकार जो थे आपको हरीशचंद्र मुखोपाध्याय, इन सारी घटनाओं को प्रत्येक दिन अपने वो समाचार पत्र में छापते थे, और छाप करके सारे जगह इस चीज़ को फैलाते थे। जो लोग को जानकारी नहीं थी उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी होने लगी, पूरे भारत में ये बात की चर्चा होने लगी कि अंग्रेज़ सरकार किस तरह दमन पर उतर आई है, और सरकार पे काफ़ी दबाव पड़ने लगी, सरकार की किरकिरी होने लगी। अंततः इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक फ़ैसला लिया। सरकार ने फैसला लिया कि चलिए ठीक है, आप लोग की मांग है तो हम एक जांच कमेटी बैठाते हैं, और जांच कमेटी बैठा करके देख लेते हैं, जो रिपोर्ट वो सौंपेंगे उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और 31 मार्च 1860 को एक कमेटी गठित की गई, और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, और अगस्त 1860 में वो कमेटी ने एक रिपोर्ट जो बनाई थी उसमें अंग्रेज सरकार को ही दोषी ठहराया, और उनकी जातियों का विस्तार रूप से वर्णन करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंग्रेज सरकार जिस तरह से भारतीय किसान को नुकसान पहुंचा रही है, जिस तरह से उनके अधिकार को छीन रही है, ये बहुत ही घिनौना है। और सरकार भी कहीं न कहीं चाह रही थी कि अभी हमारे खिलाफ कोई माहौल न तैयार हो, क्योंकि 1857 की क्रांति और 1859 की ये क्रांति, नील आंदोलन की क्रांति, सरकार को कहीं न कहीं तोड़ रही थी। 1857 की क्रांति का यह परिणाम हुआ कि इनका अधिकार छीन करके सीधे ब्रिटेन के हाथों में इनकी सारी शक्ति को सौंप दी गई, छीन ली गई। और अब सरकार के जो भी यहाँ नुमाइंदे थे वो नहीं चाह रहे थे कि और भी हमारी कोई पावर को छीन ले वो वहाँ की सरकार। इसलिए करके इस बात को वो ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर हो चुका था। इस चीज़ को देखते हुए बोले कि नहीं, कि ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की धरती पर नील की खेती को बंद करने में ही अंग्रेज की भलाई है, और इसे जल्द से जल्द बंद कर दी जाए। इसका ये परिणाम हुआ कि नील की खेती तो बंद हो गई, पर उनके खिलाफ जो पत्रकार आवाज़ उठाए थे, जिनका नाम जो था हरीशचंद्र मुखोपाध्याय, उनको 37 वर्ष की उम्र में उनको मार दी जाती है, अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के आरोप में। और उन्होंने
इनको ख़त्म कर दिया गया और इसी प्रकार वहाँ से ये नील की खेती ख़त्म कर दी जाती है। अब जो आने वाला पार्ट होगा उस पार्ट में नील की खेती तो यहाँ ख़त्म कर दी जाती है, पर ये नील की खेती पश्चिम बंगाल की धरती से ख़त्म होती है, पर बिहार की धरती पर यहीं से जा कर के चंपारण में फिर से इसकी खेती प्रारंभ करने की योजना बनाई जाती है। जब चंपारण की कहानी मैं आपके सामने रखूँगा तो उसमें देखिएगा कि अंग्रेज़ सरकार इतनी चतुराई से खुद न करके ये काम किसी और से करवाती है और लालच का चंपारण की धरती पर और सारे सीमा को वो लांघ जाते हैं। तो नील की खेती तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और भारतीय इतिहास में बहुत कम ही इस बात का जिक्र है, इसीलिए इसे ज़्यादा समय हम लोग इसमें नहीं दिए। पर सबसे बड़ी बात चंपारण में इसकी कहानी बहुत विस्तार पूर्वक है। तो आने वाले जो वीडियो है पार्ट 2 उसमें मैं चंपारण की कहानी को विस्तार पूर्वक रखूँगा। कैसे राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाने जाते हैं, आखिर महात्मा गांधी को क्यों बुलाने गए, राजकुमार शुक्ल को क्या ज़रूरत आन पड़ी, जो महात्मा गांधी की खोज में वो निकल गए। उस वक्त बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, तो उन लोग को इनसे कोई लेना देना नहीं। अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता हुआ करते थे। आखिर राजकुमार शुक्ल तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सही से हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, तो आखिर इस कार्य के लिए वो आगे क्यों बढ़े। तो उस कहानी की जब शुरुआत होगी तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आखिर चंपारण की धरती को क्यों अंग्रेज पसंद किए, राजकुमार शुक्ल को क्या ज़रूरत आन पड़ी, उनको अंग्रेज से क्या आखिर दुश्मनी थी जो ये कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं, और महात्मा गांधी का क्या क्या कदम रहा चंपारण की भूमि पर, चंपारण की धरती पर, वो मैं बताऊंगा। और पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा उसी चंपारण की धरती पर ये जाकर के बन जाते हैं और आने वाले समय में अपना कोट पैंट को त्याग करके सिर्फ एक धोती अपने पूरे जीवन में पहनना और लपेटना, वहीं से उन्होंने उस चीज़ की शुरुआत की। तो इसके पीछे कारण क्या था, उन्होंने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या घटना घटी जो वो धोती पहने और महात्मा बन गए अपने जीवन में। तो आने वाले समय में बहुत जल्द आपके सामने मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, चंपारण में नील का आतंक की कहानी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।